हेलो फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में हम लोग एक टॉपिक समझने वाले हैं जो कि है हर्मेनेutics एंड उसके अंदर का सब टॉपिक इंटरप्रिटेशन एंड अंडरस्टैंडिंग। तो ये हम लोग एक ऑलरेडी जो पेपर रिटन है उसके थ्रू समझने वाले हैं। इट इज़ हर्मेनेutics, इंटरप्रिटेशन, अंडरस्टैंडिंग एंड सेंस मेकिंग, जिसको ली टॉमकिंस एंड वर्जीनिया इटाओ ने लिखा है। सो लेट्स स्टार्ट। गैडेमर ने हर्मेनेutics को डिस्क्राइब किया है एज अ थ्योरी ऑफ द रियल एक्सपीरियंस दैट थिंकिंग इज। तो समवॉट थिंकिंग से रिलेट किया है, तो इसलिए हम लोग को थिंकिंग के दो एस्पेक्ट को समझना पड़ेगा, इंटरप्रिटेशन, अंडरस्टैंडिंग। तो इसके लिए यहाँ पे स्काई मैकर के वर्क को लिया गया है, जहाँ पे बताया गया है कि मॉडर्न हर्मेनेutics की शुरुआत कैसे हुई थी। इट्स लाइक एन एक्टिविटी ऑफ इंटरप्रिटेशन। सो यहाँ से हमें पता चलता है कि हाइडेगर और गैडेमर जो है, इन्होंने फिलॉसफी ऑफ अंडरस्टैंडिंग की शुरुआत की थी। फिर उसके बाद हमने देखा रिकॉर के बारे में एंड हैबरमास के बारे में, जो कि हर्मेनेutics को क्रिटिकल थ्योरी की तरफ लेके जाते हैं और टेक्स्ट की जो ट्रस्टवर्दीनेस है उसको चैलेंज करते हैं और पॉसिबिलिटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग को रिफ्लेक्ट करते हैं, उसके चैलेंजेस को डालते हैं और ये बताते हैं कि हम लोग उसको और बेहतर तरीके से कंस्ट्रक्ट कैसे कर सकें, राइट। सो फिर हमने हर्मेनेटिक सर्कल के बारे में भी देखा और ये सारी चीज़ों के बाद हम लोग को समझना है कि इंटरप्रिटेशन क्या होता है और अंडरस्टैंडिंग क्या होता है। तो यहाँ पे कीवर्ड्स देख सकते हैं। हर्मेनेटिक्स के बारे में थोड़ा देखा जाएगा, थोड़ा सा इंटरप्रिटेशन के बारे में देखा जाएगा, अंडरस्टैंडिंग हम कोशिश करेंगे कि अंडरस्टैंडिंग के बाद हम अपना वीडियो एंड करें। सेंस मेकिंग एंड हर्मेनेटिक सर्कल एक बहुत बड़ा टॉपिक है, इसके लिए और वीडियोस बनाने पड़ सकते हैं। सो आई होप कि मैं यहाँ तक टॉपिक को क्लियर कर सकूँ। लेट्स सी अबाउट इंट्रोडक्शन टू हर्मेनेटिक्स। तो हर्मेनेटिक्स के दो ब्रांचेस है, एक तो है इंटरप्रिटेशन एंड दूसरा जो है अंडरस्टैंडिंग। सो पहला जो है उसमें प्रैक्टिकल वे बताया जाता है जिससे कि हम लोग को टेक्स्ट इंटरप्रेट कर सकते हैं। सेकंड जो है वो ज़्यादा ही एब्स्ट्रैक्ट और कॉन्सेप्चुअल वे है एंड उसमें हमें क्वेश्चन भी एक्सप्लोर करने को देख सकते हैं, जिसमें पता चलता है कि अंडरस्टैंडिंग क्या होता है और अंडरस्टैंडिंग कैसे आता है। तो जो फर्स्ट केस जो है उसमें हम लोग देख सकते हैं कि वो रूल्स बनाते हैं और स्टैंडर्ड्स बनाते हैं। जो सेकंड केस जो हम लोग बता रहे हैं, यहाँ पे देखा था अंडरस्टैंडिंग का, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग में क्या है, प्रिंसिपल्स को आर्टिकुलेट करते हैं, प्रोसीजर्स पे फोकस नहीं करते, प्रिंसिपल्स पे ये लोग वर्क करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट जो है वो मेथोडोलॉजी पे डायरेक्ट इम्पैक्ट डालता है, सेकंड जो है मेथोडोलॉजी में इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस डालता है, ठीक है। तो इंटरप्रिटेशन एंड अंडरस्टैंडिंग का थोड़ा सा डिफरेंस है। क्या था, इंटरप्रिटेशन जो था वो मोस्टली इट्स अबाउट द टेक्स्ट को इंटरप्रीट कैसे करें, ठीक है। जो दूसरा था अंडरस्टैंडिंग का था वो कॉन्सेप्चुअल एंड एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म को एक्सप्लोर करता है, ऑलराइट। तो अंडरस्टैंडिंग इज मोर कॉन्सेप्चुअल। तो फर्स्ट जो था इंटरप्रिटेशन वो रूल्स जनरेट करता है, अंडरस्टैंडिंग जो है वो प्रिंसिपल्स को आर्टिकुलेट करता है और उसको अप्लाई करता है और समझने की कोशिश करता है, ठीक है। तो ये एक बेसिक डिफरेंस था। नाउ लेट्स सी हर्मेनेटिक्स के बारे में थोड़ा सा और। हर्मेनेटिक सर्कल के बारे में यहाँ पे थोड़ा सा दिया गया है कि ओन्स मच टू प्लेटोस थ्योरी ऑफ रिकलेक्शन। तो हम लोग इसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। देखते हैं कि यहाँ पे दिया हर्मेनेटिक सर्कल्स के बारे में, द हाउ ऑफ इंटरप्रिटेशन एंड अंडरस्टैंडिंग, मतलब इंटरप्रिटेशन एंड अंडरस्टैंडिंग पॉसिबल कैसे होता है। तो ये होता है हर्मेनेटिक सर्कल के थ्रू। सर्कल क्या होता है, एक पावरफुल सिंबल है जहाँ पे हम लोग लीनियर से इंटीग्रेटिव थिंकिंग की तरफ जाते हैं। तो सर्कल से हमें अंडरस्टैंडिंग की तरफ पहुँचते हैं। ये पता चलता है कि अंडरस्टैंडिंग रिलेशनल है और रिफरेंशियल है। हमें समझ आता है कि ये एक कनेक्टिंग चीज़ें हैं। कनेक्टिंग किससे, वो चीज़ों से जिसके बारे में हमें ऑलरेडी जानकारी है। कैसे करते हैं ये अंडरस्टैंडिंग, कंपैरिजन के थ्रू, कॉन्ट्रास्ट के थ्रू और जक्सटापोजिशन के थ्रू, मतलब पोजीशन को इंटरचेंज करके। तो यहाँ पे कोई डेफिनेशन नहीं दिया गया सर्कल का,
ठीक है। और दैट इज़ नो सच थिंग एज ए हर्मेटिक सर्कल, बट हम लोग डिफरेंट थ्योरीज को समझेंगे जो कि सर्कल्स के साथ वर्क करते हैं, ताकि उसके इंटरेस्ट एंड कंसर्न को समझ सके। तो हम लोग हर्मेटिक सर्कल्स को डायरेक्टली नहीं समझेंगे, जबकि उसके रिलेटेड थ्योरी को समझेंगे। तो फर्स्ट है होल एंड पार्ट्स। तो स्काई मेकर कौन थे? फादर ए वॉज द फादर ऑफ मॉडर्न हर्मेटिक्स। तो उन्होंने हर्मेटिक सर्कल को यूज़ किया है जिससे कि वो होल एंड पार्ट को कनेक्ट कर सके। जिससे कि एक डिपेंडेंसी एंड को कॉन्स्टिट्यूटिव नेचर समझ आए। तो होल को कैसे समझेंगे? जो कि पार्ट से रिलेटेड है, और पार्ट्स को कैसे समझेंगे? जो कि होल से रिलेटेड है। ठीक है। वोकेबलरी एंड द हिस्ट्री ऑफ द एरा ऑफ एन ऑथर रिलेट एज द होल। मतलब हिस्ट्री ऑफ एरा जो है वो एक होल को रिप्रेजेंट करेगा, जिससे कि हम लोग किसी ऑथर की राइटिंग को समझ सकते हैं। तो मतलब अगर कोई ऑथर है तो उसकी जो हिस्ट्री है वो दैट इज़ द होल, और अगर उसके राइटिंग को हम उसकी हिस्ट्री से समझ रहे हैं तो दैट इज़ द पार्ट। ओके। सो द कंप्लीट नॉलेज कैसे होगा हमें? जब हम होल से पार्ट की तरफ जाएंगे, तो इट विल बी लाइक एन हर्मेटिक सर्कल। ठीक है। एंड जहाँ ईच पर्टिकुलर कैन बी अंडरस्टूड बाय द जनरल एंड वाइस वर्सा। नाउ देयर इज अ कनेक्शन बिटवीन द होल एंड पार्ट। इतना तो क्लियर है। The whole relates to the whole context like culture, customs, discourse, conventions, personal circumstances, etc. and from which the author of the text is writing. तो author कैसे लिखता है? वो अपने समाज के बारे में लिखता है, अपने लोगों के बारे में लिखता है, उसने उनसे क्या सीखा है, वो सारी चीज़ों के बारे में लिखता है। तो अगर हमें ऑथर के बारे में समझना है तो उसके समाज के बारे में देख सकते हैं। वैसे हमें अगर उसके समाज के बारे में देखना है तो हम उसकी राइटिंग को समझ सकते हैं। तो ये एक प्रकार का होल एंड पार्ट रिलेशन समझ आता है। ओके। अब देखते हैं। ओके। सो यहाँ पे स्काई मेकर ने एक और एक चीज़ बताया है कि जनरल एंड पर्टिकुलर के बीच में भी एक रिलेशन आता है। ठीक है। अब होल एंड पार्ट की अंडरस्टैंडिंग तो हम समझ ली, जनरल एंड पर्टिकुलर की अंडरस्टैंडिंग भी कुछ ऐसी ही है। और तो यहाँ पे देख सकते हैं जनरल एंड पर्टिकुलर की जो रिलेशनशिप है इन मेथोडोलॉजिकल टर्म्स आर नॉट ईदर और, पर क्या है वो? एक इंटर रिलेशन है। इंटर रिलेशन क्यों? जिससे कि हमें पता चलता है कि हमें वी कैन नॉट हैव वन विदाउट द अदर, मतलब दूसरे के बिना एक का होना इज नॉट पॉसिबल। ओके। तो स्काई मेकर के वर्क से हमें समझ आया है अबाउट हर्मेटिक सर्कलिंग के बारे में। So it's like a relationship between whole and parts and between the general and the particular. ठीक है। अब जब हम जनरल चीज़ों को रिप्रेजेंट करते हैं तो हम लोग को पर्टिकुलर को भी बताना पड़ेगा। वैसे ही जब हम पर्टिकुलर चीज़ों के बारे में बात करते हैं तो हमें जनरल के बारे में भी डिस्कस करना पड़ेगा। तो एक तरह से हमें समझ आ रहा है कि होल एंड पार्ट रिलेटेड है, वैसे ही जनरल एंड पर्टिकुलर रिलेटेड है। तो ये आप पढ़ सकते हो एक बार, तो आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा। अब यहाँ पे एक चीज़ आई है, हर्मेटिक्स इन एक्शन। अब ये क्या होता है? ये भी एक क्रिटिकल हर्मेटिक्स का पार्ट है जो कि रेकॉर्ड एंड हाबरमास ने डिस्कस किया है। जैसे कि एक एग्जांपल दिया है, लीज एनालिसिस ऑफ ईमेल कम्युनिकेशन एग्जामाइंस relationship between the text of individual message fragments and the broader culture and practice of corporate information exchange। अगर कोई ईमेल कम्युनिकेशन को एग्जामाइन किया जाए तो यहाँ पे दो चीज़ों के बीच में रिलेशनशिप समझ आएगी। एक तो इंडिविजुअल मैसेज के बारे में समझ आएगा, और उसके कॉर्पोरेट के मैसेज इंटरचेंज करने के रूल्स क्या है, उसकी कंपनी के मैसेज इंटरचेंज करने के रूल्स क्या है वो समझ आएगा।
अब यहाँ पे एग्जांपल दिया है कि प्रसाद एंड मीर जो है वो एक हर्मेटिक एनालिसिस रिप्रेजेंट करते हैं सीईओ के correspondence to shareholders as both reflecting and constituting the political and economic context of the global oil industry in the 1970s 1980s। मतलब कुछ उनके बीच में कॉन्वर्सेशन हुआ रहता है, वो शेयर करते हैं। एंड शॉर्ट एंड सिंपल वे में समझा जाए तो ये यही है कि होल को पार्ट से कैसे समझा जाए, पार्ट को होल से कैसे समझा जाए। नाउ लेट्स सी प्री अंडरस्टैंडिंग क्या होती है एंड अंडरस्टैंडिंग क्या होता है एंड सर्कुलरिटी ऑफ बीइंग क्या होता है। तो हाइडेगर की तरफ अगर जाते हैं तो यहाँ पे हमें समझ आता है कि हर्मेटिक सर्कलिंग जो है वो डिफरेंट वे में यूज़ किया गया है। तो यहाँ पे जो एम्फेसिस था वो अंडरस्टैंडिंग के अंदर से हमें उसके प्रैक्टिकल कंसर्न्स है ऑफ होल एंड पार्ट, मतलब होल एंड पार्ट का क्या प्रैक्टिकल रिप्रेजेंटेशन है, वहाँ पे इसका जो एम्फेसिस है वो शिफ्ट हो जाता है। ठीक है। हाइडेगर की जो फिलॉसफी है वो हर्मेटिक ट्रेडिशंस से एग्जिस्टेंशियल की तरफ जाता है, मेथड से ऑन्टोलॉजी की तरफ जाता है। मतलब हमें ये नहीं समझना है कि होल को पार्ट से कैसे समझे, पार्ट को होल से कैसे समझे। हमें यहाँ पे ये समझना है कि दोनों का प्रैक्टिकल इन्फ्लुएंस क्या है, प्रैक्टिकल वैल्यू क्या है। ठीक है। और हाइडेगर जैसे बोलते हैं यहाँ पे कि इंटरप्रिटेशन इज नेवर अ प्रीसपोजिशन लेस एप्रीहेंडिंग ऑफ समथिंग प्रेजेंटेड टू अस। मतलब अगर हम कुछ चीज़ इंटरप्रेट कर रहे हैं तो मतलब हमने उसके बारे में पहले से कोई आइडिया फॉर्म करके रखा है। मतलब अगर किसी ने कोई इंटरप्रिटेशन में इन्वॉल्व होता है, लाइक टेक्सचुअल इंटरप्रिटेशन में, तो उसको पता होता है कि वहाँ पे क्या है, उस बुक के अंदर क्या है। अगर कोई संस्कृत की बुक को ट्रांसलेट करना चाहता है तो उसको पता है कि उसके हाथ में संस्कृत की बुक है, मतलब वो उसको नॉलेज है कि उसके पास संस्कृत की बुक है और कोई बुक नहीं है, जैसे कि इंग्लिश की बुक नहीं, हिंदी की बुक नहीं है। ठीक है। तो ये एक एजम्पशन जो है वो चीज़ें पता होती है इंसान को, तभी वो अंडरस्टैंडिंग की तरफ पहुंच पाता है। सो दिस इज काइंड ऑफ प्री अंडरस्टैंडिंग एंड द अंडरस्टैंडिंग इज द लेटर पार्ट। जो हमारा एजम्पशन ऑफ प्री अंडरस्टैंडिंग है और जो एक्चुअल इनकाउंटर है वो अंडरस्टैंडिंग है। ओके। हाइडेगर का जो हर्मेटिक सर्कलिंग का डेफिनेशन है वो उनके काफ़ी वर्क में देखने को मिलता है। जैसे कि उन्होंने जब डेजिंग के बारे में बताया और जब बीइंग के बारे में फिलोसफिकली क्वेश्चन किया, तो वहाँ पे हर्मेटिक सर्कल की वैल्यू दिखती है। ठीक है। सो यहाँ पे दिया है कि अवर नेचर हैज एज हिस्टोरिकल बीइंग्स इन्वॉल्व्स 3 इंटरवोवन क्वालिटीज ऑफ एंगेजमेंट विद द वर्ल्ड। अगर हम लोग हिस्टोरिकल बीइंग्स हैं तो हमारे वर्ल्ड के साथ 3 टाइप की एंगेजमेंट होती है, एक अंडरस्टैंडिंग, दूसरा अट्यूनमेंट एंड तीसरा एब्जॉर्प्शन। So it is the corresponding temporal emphasis of future, past and present. So हम आगे बढ़ते हैं क्योंकि हमें प्री अंडरस्टैंडिंग है और प्री अंडरस्टैंडिंग से हम अंडरस्टैंडिंग की तरफ जाते हैं। मतलब ये है कि हम क्या करना चाहते हैं वो कहीं ना कहीं हमारे प्री कन्वेंशंस एंड पैटर्न ऑफ थिंकिंग से हमें वो चीज़ की तरफ मोटिवेट करते हैं और हमारी लाइफ में मीनिंग है बिकॉज ऑफ दिस अंडरस्टैंडिंग, अट्यूनमेंट एंड एब्जॉर्प्शन। ठीक है। सो हाइडेगर सर्कल के इससे हमें पता चलता है कि प्राइमरी रिलेशनशिप बिटवीन प्री अंडरस्टैंडिंग
and the view of human existence as inextricably relational, worldly, temporal and historical. तो जहाँ तक मेथोडोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से देखा जाए, वहाँ पे हाइडेगर सर्कल्स उतना यूज़फुल नहीं है, पर अगर हम लोग फिलॉसफी को एक्सप्लोर करना चाहते हैं और अंडरस्टैंडिंग कैसे होता है, इसको हम लोग उसके आइडियाज़ हम लोग समझना चाहते हैं, तो इसके लिए हाइडेगर का सर्कल और उसकी थ्योरी इम्पॉर्टेंट होता है. तो स्काई मेकर्स अगर हम हाइडेगर की तरफ जाते हैं, तो इट्स अ शिफ्ट फ्रॉम द सर्च फॉर मीनिंग ऑफ अ टेक्स्ट इन कॉन्टेक्स्ट टू द क्वेस्ट फॉर मीनिंग ऑफ अ लाइफ इन कॉन्टेक्स्ट. मतलब सिर्फ हम लोग मीनिंग नहीं समझ रहे टेक्स्ट का, बल्कि हम ये समझ रहे कि उस मीनिंग का लाइफ में क्या वैल्यू है. हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं मीनिंग की तरफ, उसके सिग्निफिकेंस और उसके सेंस की तरफ. सो द व्हाट ऑफ इंटरप्रिटेशन अंडरस्टैंडिंग. हम लोग पहले देखे हर्मेटिक सर्कल्स का बहुत सारा वर्जन्स, उसकी तरीके जिससे कि हम लाइफ की मीनिंग जान सकें. नाउ हमें पहुंचना है मीनिंग की तरफ. तो मीनिंग जो है, इट हेल्प्स इन कंटिन्यूटी एंड डेवलपमेंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग. देखो यहाँ पे बात हुई है कि अंडरस्टैंडिंग कैन नेवर कम फ्रॉम नोवेयर. सो मीनिंग इज इम्पॉर्टेंट. मीनिंग is contextually and historically constructed, discovered, absorbed and resisted. पर मीनिंग होता क्या है? उसका कोई स्ट्रेट फॉरवर्ड डेफिनेशन नहीं है, और मीनिंग जो है इन्फ्लुएंसेस, फैक्टर्स, इंटेंशंस, मोटिवेशन, स्टाइल ऑफ ऑथर, ग्रामेटिकल कंस्ट्रक्शन, ये सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है. तो ये ऑथर एंड इंटरप्रेटर पे डिपेंड नहीं करता है, और ये इंडिविजुअल सब्जेक्टिविटी से भी अलग है. तो मीनिंग काफ़ी तरीके से आता है. सो इट्स बेसिकली काइंड ऑफ रिप्रोडक्शन. जो एक्चुअल चीज़ें हैं तो उसको हम रिप्रोड्यूस कर रहे हैं. सो द ओरिजिनल मीनिंग ऑफ अ टेक्स्ट इज रिप्रोड्यूसेबल. ऑलराइट. सो मीनिंग has a sort of objectivity, and there's a true or essential meaning latent in the text waiting to be uncovered if the interpreter uses the right tool and works with appropriate regard. तो जो एक्चुअल मीनिंग है वो बाहर तभी आता है जब इंटरप्रेटर राइट टूल एंड राइट मेथोडोलॉजी यूज करता है. ऑलराइट. तो इंटरप्रिटेशन में और क्या चाहिए कि ऑथर ने जो इंट्यूशन यूज़ किया है, जो इंस्पिरेशन यूज़ किया है अपने राइटिंग्स के लिए, उसको भी समझना, उसके इंटेंशन को समझना. तो इसको एक प्रकार से हम इंटरप्रिटेशन बोलते हैं. सो इंटरप्रिटेशन इज अ काइंड ऑफ रिस्टोरेटिव प्रोसेस, जहाँ पे हम लोग ऑथर्स के बारे में डिस्कवर करते हैं, उसके इंटीरियर लाइफ के बारे में डिस्कवर करते हैं, और from which they have become detached. Now, तो स्काई मेकर का यहाँ पे देखा जाए तो हर्मेटिक्स में उनका मेन मकसद ये था कि ट्रू मीनिंग को समझना एंड उसकी इंटीरियर लाइफ को समझना, जिससे कि वो टेक्स्ट का बर्थ हुआ, वो टेक्स्ट का कंस्ट्रक्शन हुआ. ठीक है. तो यहाँ पे मीनिंग का बहुत इम्पोर्टेंस है, मीनिंग को समझना. अब hermeneutics in action, the question of reproduction of meaning marks one of the main dividing lines between researchers drawing on different strands in the hermetic tradition. तो यहाँ पे देखा जाए तो इंटरप्रेटर का क्या रोल होता है, ऑथर्स के एक्सपीरियंस को समझना और इसको एक्सप्लोर करना,
उस कनेक्शन को कैसे एक्सप्लोर करना कि वर्ड्स, ऑथर ने जो वर्ड्स लिया है और उसके इंटेंशंस के बीच में क्या कनेक्शंस है, उसको एक्सप्लोर करना। सो जो रिप्रोडक्शन ऑफ मीनिंग जिसके बारे में स्काईमेकर ने बात किया है, उसको गैडेमर ने चैलेंज किया है। तो गैडेमर बोलते हैं कि वी कैन गेट इनसाइड द ओरिजिनल एक्सपीरियंस, हम लोग ओरिजिनल एक्सपीरियंस को समझ सकते हैं, जिससे कि हम ऑथर के इंटेंशन और उसके इंस्पिरेशन को समझ सकते हैं। सो गैडेमर के लिए अंडरस्टैंडिंग जो है वो प्रोडक्शन है, वो रिप्रोडक्शन नहीं है। प्रोडक्शन कैसा प्रोडक्शन? इट इज़ द एबिलिटी टू क्रिएट एंड इट इज़ नॉट द सिंपल रिस्टोरेशन। तो इनका मानना है कि अंडरस्टैंडिंग जो है वो रिक्रिएशन नहीं होता है, जबकि ये रिक्रिएशन से बढ़ के होता है। ठीक है, अब गैडेमर का फ्यूजन ऑफ होरिजॉन्स। तो फ्यूजन ऑफ ओरिजिन क्या होता है कि अंडरस्टैंडिंग जो है वो सिर्फ ऑथर एंड इंटरप्रेटर के पर्सपेक्टिव को मर्ज करना नहीं होता है, बट इट इज़ इन कनेक्टिंग दैम, बट एक्नॉलेजिंग दैम इज डिफरेंट। उसको कनेक्ट करना है हमें दोनों को। इंटरप्रिटेशन जो हम लोग कर रहे हैं, ऑथर का जो इंटरप्रिटेशन, ऑथर के जो शब्द है उसको एक्चुअल में समझना, इंटरप्रिटेशन का जो शब्द है उसको समझना, एंड ये भी समझना कि दोनों के शब्द अलग अलग हैं। सो दिस इज अ काइंड ऑफ हर्मेटिक इंटरप्रिटेशन। ये भी समझाया गया है कि मीनिंग जो होता है क्वासी ऑब्जेक्टिव होता है, जो कि टेक्स्ट में छुपा होता है और बहुत सारे फैक्टर से बंधा होता है। सिग्निफिकेंस क्या होता है? इट बिलोंग्स टू द लाइफ वर्ल्ड ऑफ द इंटरप्रीटर एंड इज इम्ब्यूड विद द कॉन्टेक्चुअल इन्फ्लुएंसेस ऑफ द टेक्स्ट इंटरप्रिटेशन। मतलब उसका कॉन्टेक्चुअल रेफरेंस क्या होगा, उसका इन्फ्लुएंस क्या होगा। सिग्निफिकेंस चेंज होता है इंटरप्रीटर और उसके सर्कमस्टेंसेस के अकॉर्डिंग, बट जो मीनिंग होता है वो तो सेम रहता है। सो यहाँ पे हो गया हमारा मीनिंग के बारे में, अंडरस्टैंडिंग के बारे में, सिग्निफिकेंस के बारे में। अब हम लोग देखते हैं कि इसमें और क्या दिया है। सो यहाँ पे गैडेमर का ही दिया है ज़्यादा से ज़्यादा। गैडेमर का अंडरस्टैंडिंग, गैडेमर का सेंस एंड मीनिंग। यहाँ पे दिया गया है कि सेंसेस में क्या बैरियर हो सकते हैं और स्टेटस ऑफ प्रेजुडाइज। प्रेजुडाइज के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन है। फिर यहाँ पे सेंस एंड नॉन सेंस के बारे में थोड़ा सा दिया गया है, एंड मोटिवेशन इंटरेस्ट का क्या रोल है वो समझाया गया है। फेथ और सस्पिशन के बारे में दिया गया है। कंप्लायंस, इमेंसिपेशन। देखा जाए तो ये सारी चीज़ों को समझने में हमें और थोड़ा टाइम और थोड़ा सा रेफरेंस की ज़रूरत है। हम ये सब एक वीडियो में कवर नहीं कर पाएंगे, तो बस मैं बता देती हूँ कि हमने वीडियो में कवर क्या किया है। इसमें हमने देखा मीनिंग के बारे में, अंडरस्टैंडिंग के बारे में, और हमने देखा थोड़ा सा सेंसेस के बारे में, सिग्निफिकेंस के बारे में। ये सारी मीनिंग्स, ये सारी थ्योरीज को एक अलग तरीके से समझाया गया है। सो यहाँ पे अगेन हम टॉपिक की तरफ जाते हैं। हर्मेटिक्स का इंटरप्रिटेशन, अंडरस्टैंडिंग एंड सेंस मेकिंग। तो हमने थोड़ा सा इंटरप्रिटेशन के बारे में एक्सप्लोर किया, अंडरस्टैंडिंग के बारे में देखा, और सेंस मेकिंग का थोड़ा सा हमने टच किया। उसके अंदर भी बहुत सारी चीज़ें हैं। कीवर्ड से देखा जाए तो हमने हर्मेटिक सर्कल्स के बारे में भी देखा, एंड हमने अंडरस्टैंडिंग एंड इंटरप्रिटेशन को भी समझा। बट इसमें भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि पूरे टेक्स्ट को पढ़ के
और उसको डिस्कस करके और उसको डिफरेंट तरीके से इंटरप्रीट करके समझ आएगा। मे बी मेरा इंटरप्रिटेशन यहाँ पे कहीं ना कहीं गलत हो सकता है, तो आप भी इसको पढ़िए, समझने की कोशिश कीजिए, तो आपको समझ आएगा कि यहाँ पे जो कही बात है उसका एक्चुअल में मीनिंग क्या है, उसका एक्चुअल में कॉन्टेक्चुअल रेफरेंस क्या है। So thank you so much for watching this video, and hopefully I will send this link so that you can refer this text and you can understand this text. So see you in next video.